साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो हमारा संविधान हमें जो अधिकार जन्म से दिया हुआ है, मतलब हर एक को, भारत के हर एक नागरिक को वो अधिकार प्राप्त है, उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये हर एक नागरिक को, भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को जानना बेहद जरूरी है। भाई, आप अगर भारत में रह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा क्या अधिकार है। हम सरकार से या किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को किस हद तक ले जा सकते हैं, क्या हमारा फर्ज है, क्या हमारा अधिकार है, क्या मैं कर सकता हूं, ये सब जानना बेहद जरूरी है। और अगर आप किसी एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए और भी जरूरी है, क्योंकि आपको ये जानने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारे आंसर आपको मिल सकते हैं, जो आपके एग्जाम को बहुत ही आसान बना सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले और आप समझ पाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अगर बात करें भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद है, उसमें हमारा मौलिक अधिकार बताया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बताया गया है। तो चलिए क्या है जानते हैं इस चीज के बारे में। मूल अधिकार की विचारधारा अमेरिका से ली गई है। ठीक है, मूल अधिकार की विचारधारा कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और व्यक्तित्व के विकास के लिए जो शिक्षा अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, क्या बोलता है मूल अधिकार किसे कहते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं? व्यक्तित्व के विकास के लिए, मतलब किसी व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक है, मतलब बहुत ही जरूरी है, उसी को हम बोलते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जैसे शिक्षा, भाई शिक्षा सभी नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। आवास रहने के लिए, चिकित्सा मतलब इलाज, सुरक्षा मतलब सेफ्टी, और भोजन जो हम खाते हैं, और रोजगार। तो ये हमारे मूल अधिकार हैं, जिसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, वो सब चीज इस वीडियो में हम पूरा सीखेंगे। ठीक है, देखिए, मौलिक अधिकार वाद योग्य या न्याय योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। मतलब अगर हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो हम अनुच्छेद 32 के अनुसार हम कहा जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, वो भी उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, जानिए इस चीज को, बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब अगर बात करें मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कब थे? 26 जनवरी 1950 को, जब ये लागू किया गया था शुरू में। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में 6 प्रकार की मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं अभी? 6 प्रकार के, मतलब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं इस समय। कौन कौन से अधिकार हैं जानते हैं। पहले देखिए, समता का अधिकार, वो कहां से? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से लेकर के 30 तक। और अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हम पूरे विस्तार से समझते हैं। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले पर, समता का अधिकार। समता अधिकार कहां से है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, और उसको हम पूरा कंप्लीटली सीखेंगे, कंप्लीटली जानेंगे कि भाई क्या है वो चीजें। तो देखिए, कंप्लीट जानने के लिए पहले नंबर हम अनुच्छेद 14 को लेते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण, अर्थात कानून की नजर में सभी लोग बराबर होंगे। कानून अमीर और गरीब के आधार पर भेद नहीं करेगा। मतलब यहां पर सरकार की नजर में भाई कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, उस पर जो कानून है वो किसी पर भेद नहीं करेगा, सबको बराबर का सम्मान देगा। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आगे जानते हैं, दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या होता है? देखिए, सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलेगा। अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत।
अस्पृश्यता का मतलब होता है भाई छुआछूत। भाई आप जानते हो कि पहले जब संविधान बना था या उससे पहले की बात करें तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा छुआछूत की समस्या थी, जो आज के समय में कम हो गई है, लेकिन बहुत जगह अभी भी है। तो इसी को कहा गया है अस्पृश्यता। आगे जानते हैं अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत ये क्या है? पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आते हैं। मतलब जो पुरस्कार होता है वो उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है कि किसी को पुरस्कार मिलेगा तो भाई वो उपाधि मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य शिक्षा, देखिए राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। राज्य क्या कर सकता है? शिक्षा में उपाधि दे सकता है या तो सेना में, ठीक है, उस क्षेत्र में उसको उपाधि दे सकता है, बल्कि लेकिन किसी और अन्य क्षेत्र में नहीं। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। मतलब अगर कोई भी भारत का नागरिक है भाई तो वो दूसरे देश से कोई भी उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। तो ये था हमारा पहला जो समता का अधिकार था। अब हम जानेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 एक और का में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस समाचार पत्र की स्वतंत्रता, ये सब आप समझिएगा। देखिए क्या है, कैसे क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, विचार देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, ये सब आपके अधिकार हैं। जानिए, ये सब जानिएगा ध्यान से। और 19 अनुच्छेद 19 एक खा में लिखा गया है शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने का अधिकार। मतलब कोई भी अगर आप सम्मेलन करना चाहते हैं, सभा बैठाना चाहते हैं तो आप शांतिपूर्वक वो काम कर सकते हैं, अनुच्छेद 19 का के अनुसार, ठीक है, 19 एक और खा के अनुसार। अनुच्छेद 19 एक गा के अनुसार संघ बनाने, मतलब कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक कोई भी संघ बना सकता है, ठीक। 19 अनुच्छेद 19 एक घा के अनुसार भारत में भ्रमण करने का अधिकार। मतलब अगर आप कहीं पर भी किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी जिले में, भारत के किसी कोने में रहते हैं, तो आपको पूरा अधिकार है भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में घूमने का पूरा अधिकार रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 एक ड़ा के अनुसार कहीं पर भी बसने का अधिकार, ठीक है। मतलब आपको ये भी अधिकार मिले हैं कि आप भारत के किसी कोने में आप बस सकते हैं, मतलब रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, ठीक है। 19 अनुच्छेद 19 एक छा के अनुसार कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। मतलब पहले क्या था कि जो काम जो कर रहा है वो काम उसका लड़का करेगा, लेकिन अब संविधान ने क्या दिया है हम लोगों को कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको रुचि नहीं है तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, ये कानून कह रही है, ठीक है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 20 के अनुसार क्या है, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। मतलब किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन ना करे। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत जरूरी बात है ये चीजें। एक बार का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं। मतलब कोई भी अगर इंसान कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, जो नियम बताया गया है, अगर वो उस नियम को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए केवल एक बार ही उसको दंड दिया जा सकता है। अब हम आगे जानते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या हमारा अधिकार है? देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क्या है? देखिए यहाँ पर आपको कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। शादी करने का अधिकार, निजता का अधिकार, चिकित्सा पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार, आवास का अधिकार, रहने का अधिकार। भाई आप कहीं पर भी रह सकते हो, घर बना सकते हो, कोई भी जैसा अच्छा का है वैसा घर बना सकते हो। विदेशी यात्रा का अधिकार, आप विदेश में भी यात्रा कर सकते हैं, उसका पूरा पूरा अधिकार है आपका, ठीक है। फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार, मतलब आप कोई भी धंधा कर रहे हो भाई, अगर रोड की साइड पर कर रहे हो तो वो भी आपको अधिकार दिया गया है, आप कोई भी धंधा कर सकते हैं फुटपाथ पर भी। फांसी में विलंब का अधिकार, मतलब अगर आप फांसी आपको दिया जा रहा है जिस चीज डेट में, तो उस चीज में अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो उस पर आप थोड़ा विलंब भी करवा सकते हो, वो भी आपका अधिकार है, ठीक। चलिए अब अनुच्छेद 21 का को जानते हैं भाई, ये क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आय के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में भी किया गया है, ठीक है। मतलब 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा।
अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण, मतलब किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाएगा जब तक वह कानून का उल्लंघन ना करे। व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा उसे मनपसंद वकील करने की अनुमति होगी। गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तारी की तिथि से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। इन 24 घंटों में वह समय नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगा है। अब आगे हम जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 में बताया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार, वेगार तथा बलात् श्रम का निषेध करता है। ये सब क्या है देखिए, यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध, मतलब अगर 14 वर्ष से बच्चे की आयु कम है तो आप या कोई भी उस बालक से कोई काम नहीं करवा सकता। वो किसी भी कंपनी में, किसी भी उद्योग में वो काम नहीं कर सकता है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक बताया गया है। देखिए ध्यान से, अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब आप प्रचार प्रसार करवा सकते हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिक्कों को कृपण धारण करने और लेकर चलने का अधिकार। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति खरीद सकता है तथा खरीदी गई संपत्ति की देखरेख कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छूट का प्रावधान, मतलब अगर कोई भी धर्म विकास के लिए काम कर रहा है तो उसके लिए भी छूट दिया जाएगा। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं किसी शिक्षण संस्थाओं में अगर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता उसको दी जाएगी। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों से पूछकर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछकर, जैसे भाई अगर बच्चे छोटे हैं तो उनसे ना पूछें, बच्चों के माता पिता से पूछें कि भाई आपके बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, तो वहां पर आप उनको शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन न्यास ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है। अब हमारा जो अगला है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। ठीक है, किस पर दी गई है? धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है वे लोग अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। वर्तमान समय में 6 समुदाय के लोग अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन से हैं वो? मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। ये 6 लोग हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं। और आगे हमारा है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार, मतलब धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकता है और उसकी देखरेख कर सकता है। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है तो वो स्कूल खोल सकता है और उसकी देखरेख भी कर सकता है। आगे 6वां हमारा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। अगर आप एग्जाम दे रहे तो यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो आप कहोगे अनुच्छेद 32 को। ठीक, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जाया जाता है। मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए 5 प्रकार की रिट या याचिका जारी करता है। ठीक है, याचिका का अर्थ होता है आदेश, प्रलेख या लेख होता है। कौन कौन सा? पहला होगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। कोई भी बंदी है तो उसको पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। दूसरा परमादेश, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध मना करना। उत्प्रेषण क्या है? पूर्णतया सूचित किया जाए, पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है? अब आगे जानते हैं अनुच्छेद 33 सैनिकों, अर्धसैनिक
बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। मतलब इन सब चीजों पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ या सेना का कानून लागू होने पर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो हर एक नागरिक को बहुत जानना बेहद जरूरी था। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो आप चाहने वाले लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन सभी लोगों को मालूम चल सके कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है। और ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, ताकि उन्हें शुरू से ही मालूम चल सके कि भाई मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्या क्या हमारा अधिकार है। साथियों, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।